गुड इवनिंग भाइयों, कैसे हो? देखो, हम ज्योग्राफी की आज क्लास लेंगे और बिल्कुल जो ज्योग्राफी का बेसिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारी आम लाइफ में भी ये क्वेश्चन हमारे मन में आने चाहिए कि भाई दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, सर्दी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, बारिश क्यों आती है। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं लॉजिकल है पीछे, और हम जो भी कुछ पढ़ते हैं उसके पीछे क्यों जरूर लगाएं। क्यों नहीं लगाएंगे तो अपने को समझ में भी नहीं आएगा। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना भी पड़ता है और रटना भी पड़ता है। तो आपके मन में एक ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि भाई ये जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी बनने के बाद हमें क्या पता चला कि कौन सा देश कहाँ है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है। तो इनके पीछे जो एक बेसिक होता है उसको हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे टॉपिक रहेगी पृथ्वी की गतियाँ, कि पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, एक तो हो गई परिभ्रमण और एक हो गई परिक्रमण। तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। समय की गणना हम कैसे करते हैं, विभिन्न देशों की हम स्थिति बताते हैं। जैसे राजस्थान की कहते हैं भाई 23-3 से 30-12, भारत की हम बताते हैं। तो हर देशों की स्थिति होती है, तो वो स्थिति कैसे काउंट की जाती है, क्यों काउंट करते हैं, उनका क्या प्रभाव है। प्लस हम जब भी कोई नया फ़ोन लेते हैं तो अपना भारत का जब हम टाइम सेट करते हैं तो हम लिखते हैं GMT, ग्रीनविच मीन्स टाइम, 5:30 और आगे एक प्लस का निशान। तो ये क्या है, ये कैसे आया। तो इन सब की जानकारी के लिए जो आज बेसिक है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अपनी कोई मैराथन क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी। उस छोटी सी क्लास को पढ़ने के बाद आप रिवीजन करें और जो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं उसके हिसाब से ही पढ़ें। किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ आपको अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जितने भी है इनसे जो बेसिक है जो भूगोल का, उससे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर, ये क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, किन्होंने ये बनाया, ये क्या काल्पनिक है या वास्तविक है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, सारा खेल इन्हीं से है। ज्योग्राफी के काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जो इनसे क्लियर होते हैं, बस रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो इनको समझने के लिए देखो, हम सबसे पहले करें पृथ्वी की बात। तो सब जानते हैं पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। एक मान्यता है कि भी सूर्य है, सबसे पहले उसकी उत्पत्ति हुई थी, जो एक तारा है, उससे टुकड़े हुए, टुकड़े होने के ब्रह्मांड में सभी फैल गए। उसमें से एक टुकड़ा पृथ्वी का भी था, जो धीरे धीरे उसने आकार लिया। लेने के बाद सदियों एक प्रक्रिया चली, चलने के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो मानव जाति की भी उत्पत्ति हुई। कोई कहीं पे रहता था, कोई कहीं पे भी रहता था, अलग अलग देश बसे। बसने के बाद समस्या ये आई कि भाई कौन सा देश किधर है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में है। देशों का समय निर्धारण कैसे किया जाए, भाई किस देश का समय क्या होगा, जैसे भारत से कौन सा देश कितना आगे पीछे है। तो एक ऐसी मानक रेखा बनाई जाए जिनसे इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझा जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में कि अक्षांश क्या होते हैं। सबसे पहले कितने होते हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। देखो, परिभाषा की बात करें तो सीधी सी छोटी सी लाइन में परिभाषा है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखाएं। और ये क्या है, काल्पनिक। एक शब्द इसमें आपके आया है काल्पनिक, का मतलब तो आप समझते ही हो कि भाई ऐसी नहीं है कोई
पृथ्वी के बीच में से जेसीबी से खड़ा करके इनको लाइन बना दी कि ये विश्वत रेखा हो गई, कर्क हो गई, जो नाम पढ़े हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये सब काल्पनिक है, बनी हुई है। तो ये आपकी पृथ्वी है। अब इन्होंने कहा भाई रेखाएं कैसे बनाए, तो इन रेखाओं का जो निर्माण है वो डिग्री के हिसाब से हुआ, ध्यान रखना। अब डिग्री की बात करें तो थोड़ी बहुत गणित आपको भी आती है कि भाई पूरा जो चक्कर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इसका आधा करेंगे तो होगा 180 डिग्री का। तो आप डिग्री के हिसाब से अक्षांश और देशांत रेखाएं खींची गई। तो भाई सबसे पहले इन्होंने कहा पृथ्वी का मध्य बिंदु ले लो और यहाँ से रेखाएं खींचनी है। अब खींचनी स्टार्ट की, मैंने बताया पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पहले उन्होंने ये ले लिया 0 डिग्री। 0 डिग्री लेके, पृथ्वी गोल है ध्यान रखना पूरी, तो ये रेखा यहाँ पे उन्होंने ये खींच दी और ऐसे हो तो इसके पीछे भी है पूरा गोल सर्कल है, तो 0 डिग्री खींच दी। ठीक है, इस रेखा को नाम दिया गया विषुवत रेखा। अब इस विषुवत रेखा के ये सबसे बीच में खींची, तो ये तो हो गया आपके उत्तर, ये हो गया आपके दक्षिण। अब सबसे पहले ये तो था 0 डिग्री, इससे उन्होंने ले लिया कि भाई 1 डिग्री पे ले लो, तो ये 1 डिग्री पे लिया और यहां से एक रेखा और खींच दी। तो ऐसे करते करते एक के बाद 2 करते 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 ये जो पूरा कोण है, अगर आपसे पूछूं तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो हमने ऐसे रेखाएं खींचनी स्टार्ट की, करते करते ये टोटल यहां तक आ गई और यहां पे भी हमने पॉइंट लगा दिया, ये हो गया आपके 90 डिग्री। तो ये सारे क्या है, उत्तर में। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री, इसके सारे उत्तर में है, वो सारे कहलाएंगे उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में। अब ये रेखा है ऐसे पूरी गोल है पृथ्वी पे, ये विषुवत रेखा हो गई, तो इधर हो गई सेम सिचुएशन, इधर हो गई 90 डिग्री तक, ये आपके हो गई 1 डिग्री पे, ये 2 पे। तो ऐसे करते करते अपन आ जाएंगे लास्ट 90 तक। अब कई लड़कों का एक क्वेश्चन है, कंफ्यूजन भी है कि साहब अक्षांश कितने होते हैं। तो अक्षांश 0 डिग्री 1 हो गया आपके, उसके बाद हमने अक्षांश ऊपर ले लिए 90 और 90 हो गए नीचे। तो टोटल आपके अक्षांश कितने होंगे, 181। बात आती है और क्वेश्चन आता है, लड़कों के कंफ्यूजन होता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो सीधा सा लॉजिक है, मैंने ये जो ऊपर पॉइंट लगाया है डिग्री, मैं यहाँ कोई रेखा खींच सकता हूँ क्या, नहीं खींच सकता। खींचूंगा तो वो ग्लोब से या पृथ्वी से क्या चली जाएगी बाहर। तो बिंदु कितने हो गए, 2। तो 181 में से हम माइनस कर देंगे 2, तो टोटल अक्षांश रेखाएं आपके हो गई 179। अब देखो बिल्कुल कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भाई अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती है। हमने माना ये अपने इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम हो गया आपके भूमध्य रेखाएं। विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो गोलार्ध है वो कहलाता है आपके उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी वाला कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। हम नहीं लिखते हैं भारत की स्थिति क्या है कि साहब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तर में तो आ ही रहा है, भूमध्य रेखा के भारत यहाँ आता है और एक आगे सब जोड़ते हैं उत्तरी पूर्वी। तो पूर्वी हम जब देशांतर पढ़ेंगे, खड़ी रेखाएं होती है, तो उसके भी भारत पूर्व में तो हम लिखते हैं उत्तर और पूर्व में। तो ये हो गया आपके उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब इनमें अलग अलग रेखाएं, उनके कुछ अलग अलग
नाम है। ध्यान रखना जो ऋतु परिवर्तन होता है उसमें ये सब चीजें आगे आएगी। 0 डिग्री जो हमने रेखा खींची उसको हमने नाम दे दिया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में 1 2 3 करके हमने 90 तक खींची। उत्तर में 23.5 डिग्री खींची गई जो रेखा है उसको नाम दिया गया है कर्क रेखा। अब क्वेश्चन आता है भाई 23.5 पे क्यों लिया, चॉइस कर लेते, काउंटिंग में आराम से अपन आसानी से करते, 25 कर लेते। 23.5 लेने का मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज आप आराम से समझना कि जो पृथ्वी है वो अक्ष पे, अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है 23.5। अब 23.5 कैसे झुकी हुई है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बचपन में हम लट्टू घुमाते थे भाई, आप गाँव में सब घुमाता डोरी लगाए फेंकता, तो लट्टू जब घूमता आपको पता है वो लट्टू कुछ इस प्रकार का होता था और ऊपर उसके ऐसे होता है, यहाँ पे हम डोरी लपेट के इसको, और ये जब घूमता था ना तो बिल्कुल ऐसे सीधा घूमता था। अब मैं पूछूं इस लट्टू का अक्ष क्या है, तो ये जो है जिसके चारों तरफ वो लट्टू तेज घूमता था इसको कहते हैं अक्ष। अब मैंने कहा ये अक्ष है वो झुका हुआ है कितने 23.5 डिग्री। ये लट्टू अगर ऐसे तिरछा घुमाता मैं थोड़ा, तो ये मान लो लट्टू ऐसे घूमता, ठीक है, तो ये जो कोण था इससे ऐसे झुक गया, तो इनके बीच का जो गैप है वो है 23.5 डिग्री। अब समझते हैं पृथ्वी को, आराम से आपको समझ में आएगा। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी मैंने कहा था पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूमती है, खुद भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो ये घूमती है तो ये इसके बीच वाला क्या हो गया अक्ष हो गया। और हमने कहा कि पृथ्वी है जो अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, सेम वाली सिचुएशन 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी ऐसे नहीं घूम के थोड़ी सी ऐसे झुकी और ऐसे घूमती है, तो ये जो झुकाव है ये है आपके 23.5 डिग्री। इसीलिए कर्क रेखा है उसको किस रेखा पे खींचा गया है 23.5 डिग्री। आगे हम पढ़ेंगे दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, ये झुकने के कारण। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके हुए होने के कारण। तो अभी हमने कहा था ये आपके भूमध्य रेखा, ये 23.5 पे हो गई आपके कर्क रेखा, और सेम ऐसे दक्षिण में आपके 23.5 पे हो गई मकर रेखा, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये आपके विषुवत रेखा कह लो या भूमध्य रेखा। आराम से समझना। एक क्वेश्चन आता है, आपको पता है अपने ये जो योगा दिवस है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं 21 जून को। 21 जून को क्यों मनाते हैं भाई, ऐसी क्या विशेष बात है? 21 जून को मनाने का कारण है कि इस दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा कौन सी है, ये इस पे पड़ती है। इसका मतलब ये वाला जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे दिन सबसे क्या होता है बड़ा, और योग है वो भारत की देन है, भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसीलिए 21 तारीख को हम क्या मनाते हैं योग दिवस, क्योंकि 21 तारीख को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर। अब बात आती है मकर रेखा, तो इनकी परिभाषा वही है। अगर आप परिभाषा की बात करोगे कि उत्तर में 23.5 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा कहलाएगी, दक्षिण में 23.5 डिग्री खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी आपके मकर रेखा। ठीक है, अब देखो वापस अपन टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गए आपके अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, अभी मैंने बताया था आपको 179।
और अक्षांश कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 181। आपको समझना है, रटना नहीं। 0 90 ऊपर, 90 नीचे, 90 90 180 और एक ये वाली, तो अक्षांश तो होगी ये। और रेखा इसलिए होगी क्योंकि ऊपर वाला जो 90 डिग्री है वो नीचे वाला, हम यहाँ रेखा नहीं खींच सकते, इसलिए रेखाएं आपके दो माइनस होगी, तो हो जाएगी 179। अभी एक अच्छा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, अभी अक्षांश रेखा के बारे में आगे और डीपली पढ़ेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि देशांतर रेखाएं कितनी है, तो आपने रटा भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, तो अपन सीधा सा जवाब देते हैं 360। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? अक्षांश तो अपने रेखाएं हैं 179 है, अक्षांश 181 हो रहे हैं, ठीक बात है। देशांतर 360 क्यों है, इसकी क्या वजह है? देखो सीधा सा इसमें साइंस का लॉजिक है, गणित भी पढ़ती। हमने अक्षांश रेखा ऐसे खींची थी, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो ये जो अक्षांश है ना, इसको आप ऐसे मानो, ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ 0 डिग्री, फिर एक ऊपर लोगे वो 23.5 पे लोगे तो वो 23.5 कर्क रेखा। अब अपनी बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं हमेशा खींची जाती है उत्तर से दक्षिण। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। देखो परिभाषा हो गई, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएगी, देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब बात आती है देशांतर रेखाएं 360 क्यों होती है। तो सीधा सा है, अगर पृथ्वी ऐसे घूमती ना उत्तर से दक्षिण, तो ये पूरा राउंड कितने का होता, 360 का, तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती, 360। लेकिन पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो ऐसे घूमेगी, तो ये आपके पृथ्वी सामने पड़ी है, गोल है, ध्यान रखना। 90 हो गया ये पोर्शन, 90 ये पोर्शन हो गया, 90 इसके पीछे, 90 इसके पीछे, तो 9 चौक कितने हुए 36, तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई 360। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देशांतर रेखाएं 360 क्यों होती है, तो उसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण लगाती, तो अक्षांश रेखाएं आपके हो जाती 360। देखो बात आती है वापस देशांतर रेखाओं की, तो ये भी सेम 0 डिग्री पे लिया, रेखा खींची, उसको नाम दे दिया देशांतर रेखाएं। ये 0 डिग्री पे खींची, उसको नाम दे दिया देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री पे जो देशांतर रेखाएं खींची गई, जैसे उसका नाम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा था, इसका सीधा सा नाम पड़ गया ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों पड़ा नाम, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन मैप देखेंगे 0 डिग्री देशांतर पे, तो इंग्लैंड, वैसे काफ़ी देश पड़ते हैं, इंग्लैंड अकेला नहीं है, ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से देश हैं। तो इंग्लैंड की एक वेधशाला है, उसका नाम ग्रीनविच है, तो उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया ग्रीनविच। और वैज्ञानिकों ने कहा भाई इसको अपन मानक रेखा मान लेते हैं, और इससे हम सब समय की क्या करेंगे, आगे काउंटिंग करेंगे। अब आप ध्यान रखना, ये पश्चिम, ये पूर्व, सूर्य उदय किधर होता है, इस दिशा में, ये रहा आपके सूर्य, इसकी किरणें आपके ऐसे पड़ती है। अब हमने बात की देशांतर रेखाएं कितनी होगी, तो ये हो गई, फिर 1 डिग्री पे खींचेंगे तो ये हो गई, ऐसे करते करते ये पूरा जाल बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी उत्तर या दक्षिण में जाने पर घटेगी या बढ़ेगी, देखो सीधा सा है, ये देशांतर रेखा ये आगे जाके एक 0 पॉइंट पे मिल जाती है, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ध्यान रखना, हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो आप आगे जाके देखोगे एक बिंदु पे जाके मिल जाती है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, 0। यहाँ पे भी क्या होगी
शून्य। तो उत्तर और दक्षिण की तरफ हम जब जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, हमेशा घटती जाती है और अंतिम बिंदु पे जाके शून्य हो जाती है। ठीक है, और पूछ ले कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है, तो सीधा सा आपका क्वेश्चन होना चाहिए भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे या 0 डिग्री देशांतर पर। तो यहाँ पे दूरी देखो सबसे ज्यादा है, हम ऊपर जाएंगे दूरी घट के क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। टोटल देशांतर कितना हो गया, देखो 90 इधर हो गए, 90 इधर हो गए, और टोटल आपके 90 90 90 इसके पीछे, 90 इसके पीछे, टोटल देशांतर आपके हो जाएंगे 360। अब देखो अपन कुछ गणित के बारे में पढ़ते हैं, उत्तर आप खुद ही दोगे। हमने कहा देशांतर है। अब ध्यान रखना, आपसे मैं पूछूं ये सूर्य की किरण इधर ऐसे पड़ रही है, ये अपनी पृथ्वी है, तो सूर्य के सामने आप देखोगे तो अक्षांश चेंज हो रहे हैं, देशांतर। ये जैसे आपके कर्क रेखा है, पृथ्वी अपना एक खुद की परिक्रमा करती है 24 घंटे में, 24 घंटे में ये पूरी घूम जाएगी। तो इस 24 घंटे में ये कर्क रेखा इस किरण के सामने ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। पृथ्वी ऐसे घूमेगी, ये रेखा यहाँ से यहाँ आ जाएगी, पर रेणी इसके सामने के सामने है। लेकिन ध्यान रखना देशांतर है वो क्या होंगे, चेंज होंगे। ध्यान रखना, जैसे अभी यहाँ पे है 90 डिग्री देशांतर, ये ऐसे घूमेगी तो ये 0 डिग्री आ जाएगा, फिर इसके पीछे वाले देशांतर इसके आगे आते रहेंगे और ये पीछे चले जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं टोटल देशांतर कितने हैं, कि 360। ठीक है, ये 360 देशांतर कितने समय में सूर्य की किरण को क्रॉस करते हैं, सभी देशांतर? तो 24 घंटे में। भाई 24 घंटे का दिन और रात होता है, सीधी सी बात है। तो 24 घंटे में 360 देशांतर है वो सूर्य के सामने से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है कैलकुलेशन करनी, आगे कुछ नहीं करना है, कि भाई 1 घंटे में कितने देशांतर निकलेंगे। तो 360 में अपन 24 का भाग दे देंगे, 24 का भाग देंगे तो आपके आ जाएगा उत्तर 15। तो 1 घंटे में कितने देशांतर, 15 जो देशांतर है वो सूर्य के सामने से गुजर जाएंगे। आगे और कैलकुलेशन अगर अपन करें तो 1 घंटे में मिनट होते हैं आपके 60। तो 60 मिनट में 15 देशांतर का भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा आपके 4। तो इसका मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में सूर्य की जो किरण है उसको कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट। समझ में आया आपको? कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही है कि टोटल देशांतर कितने हैं, 360। पृथ्वी अपने एक पूरा चक्कर करती है 24 घंटे में, 24 घंटे में 360 देशांतर है वो सूर्य की किरण के सामने से निकलते हैं। कैलकुलेशन की 24 घंटे का 360 में भाग दिया गया 15 मिनट, फिर एक देशांतर की बात की तो घंटे को कन्वर्ट किया मिनट में, तो 60 मिनट में 15 का भाग दिया, उत्तर आ गया आपके 4 मिनट। अब देखो ये जो है मैंने कहा था इसको कहते हैं ग्रीनविच। इसके इधर वाला जो गोलार्ध है ये आपके कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, ये कहलाता है आपके पश्चिमी गोलार्ध। पूछा जाए भारत किधर है, तो भारत मैंने अभी कहा था आपको कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। तो अब भारत की स्थिति आपसे पूछे तो ऐसे तो उत्तर में